आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 6 की जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, सामाजिक विज्ञान का, उसका पाठ एक हम लोगों ने पढ़ा था। जो पाठ एक था उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था पाठ की शुरुआत में, कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, भेदभाव क्या है, विविधता क्या है। उसी के आधार पर आज हम लोग दूसरे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेसन का नाम है विविधता में भेदभाव। कल इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि विविधता की समझ क्या है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विविधता एवं भेदभाव। पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पिछले पाठ में हमने विविधता के बारे में पढ़ा। कई लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं, हम उन्हें चिढ़ाते भी हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। तो अगर हमारे दोस्त अगर ऐसे हैं तो हमें दुख भी होता है। तो इस असमानता को ख़त्म करने की बात कही गई थी, इसी असमानता को एक करने की बात कही गई थी, और फिर ये अंत में निर्णय निकला था कि भारत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा मिसाल है और सबसे बड़ा प्रतीक है। ये भी हमने और आप लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उस पाठ में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था, और इस पाठ में भी उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जब हम लोगों ने बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे, खासकर विविधता से संबंधित, विविधता और अविविधता की अवधारणाएं, तो बच्चों के अंदर इसकी रुचि जानने की उत्सुकता पैदा होती है कि पूरे पाठ की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करिए, पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करिए। बच्चों को जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें बच्चों के अनुभव, मुद्दे आदि को जोड़ने का मौका दिया गया है, और आने वाला एक बड़ा चित्र जिसकी मदद से बच्चों ने अंदाज़ा लगाया कि पाठ के बारे में क्या, मतलब उसमें चित्र भी दिए गए। तो ये सारी बातें आप लोग जानते रहेंगे तो परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। पाठ के बीच बीच में प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं। देखिए, पाठ के बीच बीच में अभ्यास दिएंगे, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप कुछ रंगीन खाने दिए गए जिनमें चर्चा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ अभ्यास दिए गए हैं। इन सब का उपयोग पहला कि शिक्षक ये अंदाज़ा लगाए कि जो बालक हैं वो पाठ में चर्चित मुद्दे को कितना समझ पाए। ठीक है, और उनसे हमें आम बोलचाल की भाषा में बात करनी चाहिए कि जैसे अगर कोई सब्जी बेचने वाला है, ठेला लगाने वाला है, तो उसके बारे में पता करिए, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे जाते हैं। तो बच्चे वो आसपास देखते हैं, इसलिए उसे जल्दी महसूस कर पाते हैं, उसे समझा पाते हैं। छुट्टी के दिन आप क्या करते हैं, कैसे बाजार जाते हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, उनके विविधता के बारे में भी हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी हम प्रकाश डाल पाते हैं। चलिए, यहाँ पे टॉपिक कल हम लोगों ने उसे पढ़ लिया था, लेकिन आज की भी टॉपिक है एनसीईआरटी की, जिसमें दिया गया है पूर्वाग्रह। तो एक प्रश्न आता है कि पूर्वाग्रह क्या है। तो जरा आप लोग को कल मैंने बताया था, और उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग बताएंगे कि पूर्वाग्रह क्या होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें कि पूर्वाग्रह क्या होता है। देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो ये पूर्वाग्रह कहलाता है। और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ज़्यादातर क्या होती है, ये इस प्रकार की जो राय होती है वो नकारात्मक होती है, माने निगेटिव राय होती है कि ये फला ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा, उसके बस का अंग्रेजी नहीं है, उसके बस का गणित नहीं है। ऐसे क्या होता है, हम लोग पूर्वाग्रह से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो ये बात पहले भी कल ही मैंने बता दिया था, आज के भी लेक्चर में है, लेक्सन पार्ट 2 है, चैप्टर 2 में है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं घर में रह सकती हैं, घर का ही काम कर सकती हैं। तो ये एक रूढ़िवादिता सोच है, क्योंकि हम कुछ लोग को देखकर ही पूरे लोगों का अंदाज़ा लगाने लगते हैं। तो ये रूढ़िवादिता सोच है। असमानताओं, भेदभाव। देखिए, अगर हम भेदभाव की बात करें तो भेदभाव तब होता है जब हम लोगों को पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे भेदभाव तब होता है जब हम लोग को पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर उनमें हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, उनमें अलग अलग हम अंतर को बताते हैं। तभी होता है कि इनमें क्या है, थोड़ा बहुत अंतर है, ये एक दूसरे से अलग हैं, दूसरे से भिन्न कैसे हैं। तो इन बातों को लेकर भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, भी आप लोग को पहले से जानते रहना चाहिए। तो आइए अन्य तथ्यों पर भी यहाँ पे प्रकाश डालते हैं। जैसे पूर्वाग्रह के बारे में बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, अगर आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बातें निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो जाते हैं। जैसे लोग धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं आदि पर हम पूर्वाग्रह हो जाते हैं। लड़का लड़की में भेदभाव करने लगते हैं, जैसे कि लड़का लड़की होने का अर्थ क्या होता है, तो लड़के लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसा उनमें सोच क्या होता है, ये देखें। इन सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर असमानता भेदभाव की बात करें जाए, देखिए इसमें एक एक टॉपिक अगर हम एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाएं तो बहुत बड़ी टॉपिक निकलेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि शॉर्ट में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, कि रूढ़िवादिता सोच क्या है, रूढ़िवादी धारणा क्या है, इनमें बच्चों की चर्चा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कई बार हम किसी खास देश के धर्म के को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं, ऐसा उनके बारे में मन में पक्की धारणा बना लेते हैं, ये बेवकूफ़ होगा, यह इस धर्म का होगा, यह कंजूस होगा, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ लोग समूह में ऐसे हों तो सभी लोग ऐसे हो जाएं। तो यह बात हम लोग को जानते रहना चाहिए, यह बात हम लोग को अच्छे समझना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को अच्छे तरह से जानते लगे। जब परीक्षा में प्रश्न आता है थोड़ा सा घुमा कर आता है। जैसे मुसलमान के बारे में एक आम रूढ़िवादिता धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें स्कूल नहीं भेजते। वे अध्ययन कर दिखा दें कि मुसलमान गरीबी इनका महत्वपूर्ण कारण, मतलब ये ज़्यादा बड़ी बात है कि लोग जो रूढ़िवादिता सोच है कि मुसलमान के लड़कियां नहीं पढ़ते लड़के पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो गरीबी के नाते ऐसा होता है। लेकिन लोग इसको अवधारणाएँ बनाते चले जा रहे हैं, लोग इसे रूढ़िबद्ध धारणा बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर गरीब को शिक्षा पहुँचा, मुसलमान समुदाय में लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाते हैं। अगर देखा जाए तो केरल में प्राय घर के पास सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। ज़्यादातर महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों को बहुत सारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, इस मुसलमान लड़कियां वो स्कूल जाती हैं, शिक्षित होती हैं। तो हमें केरल का उदाहरण देना चाहिए, बच्चों को केरल के बारे में समझाना चाहिए। हमें दूसरे राज्य को भी, जहाँ प्रयास नहीं किए गए वहाँ भी गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में जाने की मुश्किल जो आ रही हैं उन्हें सुलझाना चाहिए। चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें पूरा मौका देना चाहिए। उनके जो पढ़ाई में कभी भी इस चीज़ को बाधा उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये बातें, और लड़कियों गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं गरीबी है, ये बात बच्चों को बताना चाहिए कि जो बच्चे लड़कियां स्कूल में नहीं हो पाती तो उसका गैर हाजिरी के कारण धर्म, लिंग, जाति न होकर वह गरीबी सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, फिर जैसे अपने दलित की बात है, तो यहाँ पे मैं दलित के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूँगा, क्योंकि ये अध्याय थोड़ा सा छोटा है लेकिन मुझे डिफाइन ज़्यादा करना पड़ रहा है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है। दलित का मेन तात्पर्य क्या है? जिन्हें दबाया गया है, जिन्हें कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि जैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार से ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है जिन्हें दबाया गया है, जिन्हें सताया गया है, ऐसे लोगों को इस में रखा जाता है। तो अब जानते हैं दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव में दलित लोगों को दबा कर रखा गया है। सरकार ऐसे लोग को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ऐसा क्यों है? इन बातों पर हम और आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। अब यह टॉपिक था असमानता और भेदभाव। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल हम और आप लोग जान सकते हैं। जैसे भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ उनकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए रोकते हैं, खास नौकरी को रोकते हैं, इसे मोहल्ले में रहने नहीं देते। आपने देखा होगा आए दिन ऐसा होता है कि इस धर्म के लोग को यहाँ इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, इस पे पानी नहीं पिएंगे, ये नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। तो ये असमानता और भेदभाव जो ये पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता धारणा की वजह से ऐसा होता है, और इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये पर यह भेदभाव का कारण जैसे अलग अलग धर्म, उदाहरण के लिए देखा जाए तो अलग अलग धर्म खासकर इसके लिए जाति इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझते रहिएगा, जानते रहिएगा, क्योंकि ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो ये बातें आपके काम में भी आ सकती है। कभी अस्पताल में आपने देखा है भेदभाव होता है, दफ्तरों में होता है, खाना खाने में होता है, कहीं इनवाइट करते हैं लोग तो वहाँ में भेदभाव करते हैं। आप भी देखिए कभी जब कहीं कोई अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हो तो आप भी एक बड़ा भेदभाव करते हैं। आप किनको किनको निमंत्रण देते हो, उनमें से भी किसी को छाड़ते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो आप भी भेदभाव करते हैं। ये हमारे मित्र ये हमारे यहाँ आएंगे, ये हमारे मित्र नहीं हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये तो इस तरह से जैसे आप छोटी छोटी बातों में एक भेदभाव सा कर लेते हैं। ये इस बेंच पर बैठेगा, मेरा दोस्त उस वाले पुष्प पर बैठेगा। उसी तरह समाज में जब होता है तब उसे हम असमानता और भेदभाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। वहाँ पर जो होता है वो जाति, धर्म, मजहब के आधार पर होता है। लेकिन हम सभी को बच्चों को बताना है और बच्चों को समझाते रहना है, और आपको भी समझते रहना होगा। इन सब चीज़ों से हमें उन्हें क्या करना है, दूर लेकर चलना है। और
कुछ लोग विविधता और समानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो उनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं मानी जाती, ऊपर वे गरीब हैं, उनके पास ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति, धार्मिक समूहों के खास क्षेत्र को लोगों को करना पड़ता है। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि जाति के आधार पर न बच्चों को अलग बैठाना है, न जाति के आधार पर उन्हें भेदभाव करना है, न जाति के आधार पर उन्हें हमें एक दूसरे से नीचा दिखाना है। हमें उन्हें इससे हटकर बाहर की दुनिया में लेकर चलना है। उन्हें बताना है कि हम इंसान हैं, हमारा एकमात्र धर्म इंसानियत है, बाकी क्या है वो हम लोग से नहीं मतलब है। सभी जितने भी लोग हैं वो अपनी जीवन को चलाने के लिए, दैनिक जीवन को चलाने के लिए, कोई पढ़ाता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई बढ़ईगिरी करता है, कोई नौकरी करता है, अलग अलग लोग काम करते हैं, कोई खेती का काम करता है। तो उसके आधार पर लोग एक दूसरे को भेदभाव करते, अलग करते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ काम के दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे कुछ लोग सफाई करने वाले को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, कपड़ा धुलने वाले को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, बर्तन मांजने वाले को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, गाड़ी चलाने वाले को अलग दृष्टि देखते हैं, काम करने वाले खेतों में मजदूरों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को जो भेदभाव करते हैं वो काम के आधार पर, वो इसी समाज के लोग हैं और उन्हें कम महत्व का वाला माना जाता है, उन्हें गंदा अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें बच्चों को ये बताना है, ये समझाना है, इनसे हमें दूर हटकर एक बड़ी दुनिया में लेकर जाना है और उन्हें भेदभाव को, इस समस्या को उन्हें दूर धकेलना है और उसे बताना है ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन्हें अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कुछ काम ऐसे थे जो अछूतों को अलावा अन्य किसी को करने के लिए नहीं थे। जैसे कि अभी हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इनके बारे में जब पढ़ते हैं, पहले ये काम के आधार पर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आगे चलता गया तो उसे काम के आधार पर न कर इसे उन तथ्यों के आधार पर कर दिया गया, धर्म, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर भी इसे कर दिया गया। पहले तो काम के आधार पर थे, लेकिन धीरे धीरे क्या गया, वंश के आधार पर कर दिया गया। फिर इसमें भेदभाव की जो कड़ी थी वो लगातार बढ़ती चली गई। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें आपको पढ़ने पड़ेंगे और लगातार। जी जी, कुछ लोग जैसे अछूत माना जाता है कि मरे हुए लोगों को उठाएंगे, कचरा उठाएंगे और कुआं से पानी नहीं लेने देते, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, दूसरे जाति के साथ बच्चों को स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता। तो ऐसे तथाकथित अछूतों से वंचित रखा गया है। तो इस बात को हमें और आपको समझना होगा और बच्चों को समझाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमें इस चीज़ों को, भेदभाव, असमानता को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस हुआ होगा कि भारत में एक मशहूर हस्ती ने भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वह कौन था, आप कमेंट करके बताइएगा। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने इस व्यवस्था पर अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उन्होंने 1901 में हुआ, जब 9 साल के थे और महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने गए। एनसीईआरटी का पूरा डेटा है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे वो बड़ी दिन इंतजार करते रहे। कोई घंटा बीत गया, स्टेशन मास्टर से पूछने आ गया, उन्होंने हमसे टिकट मांगे तो हमने दिखा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों रुके हैं, तो उन्होंने बताया कि कोरेगांव जाना था और पिताजी उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। तो हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और अम्बेडकर जी ने कहा, कपड़े और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। और स्टेशन मास्टर लगा ये ब्राह्मण का बच्चा होगा। और हमारी जो समस्या थी उसे देखकर स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा, ये कौन गा रहा है? अम्बेडकर कह रहे हैं कि हम कौन हैं? तो बिना एक पल सोचे मुँह से निकल गया कि हम महार हैं। मुंबई में महार जो समुदाय होता है महाराष्ट्र में, उसे अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भचक्के रह गए, उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और जो स्टेशन मास्टर साहब थे उनको अजीब सी घृणा की भावना उनके ऊपर भावी होने लगी। जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। हम मतलब अम्बेडकर जी कहते हैं। और लगभग 15-20 मिनट बाद सूर्यास्त होने वाला था, तो पिताजी नहीं आए और उनका नौकर, अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी नर्वस हो रहे थे, अम्बेडकर जी ने कहा। और यात्रा शुरू में जो खुशी उत्साह की भावना थी वो अब अत्यधिक उदासी ले गई थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन मतलब यहाँ पर एक बात जो समझ में आया कि एक स्टेशन मास्टर
रंग रूप के आधार पर तो पहले उसे एक ब्राह्मण का बच्चा समझते हैं अम्बेडकर जी को, लेकिन जब वो महार बताते हैं, महार एक महाराष्ट्र की दलित जाति है, तो वो भौचक्के रहते हैं, वहाँ से तुरंत उनके अंदर घृणा की भावना पैदा होती है और वो चले जाते हैं। और फिर जब वापस लौट कर आते हैं तो वो बच्चा उनसे पूछता है, बच्चा मैंने 9 साल का अम्बेडकर उनसे पूछते हैं कि पिताजी भी नहीं आया, उनका नौकर भी नहीं आया है, तो हम महार कोरेगांव जाना चाहते हैं और कोरेगांव जाने के लिए मुझे कोई बैलगाड़ी करा दीजिए, या तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं वहाँ से पहुँच जाऊँ। तो जो स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, तो जब उनको पता चला कि कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता, तो हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। पर हमें एहसास हो गया कि बात पैसे से नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो मास्टर ने गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, वे चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो कल्पना करके देखिए, आप लोग सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा, कितना अपमानजनक, दुखदाई होगा। अगर आपसे दूर रहे, आपको छूने से मना करे, आपको पानी पीने ना दे, तो ऐसी छोटी छोटी घटना, गाड़ी पे बैठने ना दिया जाए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए, और गाड़ी स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चा को ले जाने से मना कर दिया क्योंकि वो महार जाति का था। ठीक है, महार जाति वहाँ छूत माना जाता था। तो यह कहानी जो था, तो ये दलित के उस महार ने अम्बेडकर को, मतलब ये घटना थी, उन्हें पूरा अंदर से निचोड़ दिया, और निचोड़ने के बाद उनके अंदर कई प्रकार के भावनाओं ने जन्म लिया कि ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है। और फिर अम्बेडकर जी का अगर जन्म देखा जाए तो 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और भारतीय संविधान को पिता कहे जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, और वह दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में आधुनिक भारत के इतिहास में उन्हें जाना जाता है। और उन्हें अपने समुदाय के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें समानता का अधिकार को लेकर, आगे हम लोग समानता का अधिकार भी पढ़ते हैं। तो इनके बारे में हम लोग अभी कई चीज़ों को पढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भीमराव अम्बेडकर 9 साल के थे तो महाराष्ट्र के कोरेगांव स्टेशन अपने आप के भाइयों के साथ बैठे थे, और भीमराव अम्बेडकर की जो जाति थी वो महार थी। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर की जो जाति थी क्या थी, महार थी। तो महार जो है महाराष्ट्र की एक दलित जाति थी। महार जाति में जन्म हुआ था, अछूत मानी जाती थी। महार के लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो अपने बच्चों को जो थे, उन्हें मजबूरी थी, जब गरीबी रहती तो काम करना पड़ता था, और गांव के अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें नीची घृणा दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो अम्बेडकर अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए और दलितों को, बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों को अलग नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। माने दलित अगर सरकारी नौकरी करेगा तो जाति व्यवस्था से बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रुतबा को सलाम करते हैं। अगर भी कोई अधिकारी डीएम या सीएम या पीएम या प्रेसिडेंट अगर दलित हो जाता है तो क्या लोग उसका सम्मान नहीं करते। तो यहाँ हमने देखा कि गरीबी जो थी वही यहाँ पे हावी थी। छूत अछूत का जो दायरा बना हुआ था, गरीबी, तो भेदभाव का जो दायरा था वो वास्तव में केवल गरीबी थी। तो अम्बेडकर ये चाहते थे अगर सभी सरकारी नौकरी करेंगे तो संभवतः ये दायरा धीरे धीरे खत्म होगा, और वर्तमान समय में पूरी तरह से दायरा खत्म हो चुका है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर सब जगह खत्म होता चला जा रहा है। बहुत जगह ऐसे था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने नेतृत्व किया, धर्म को एक समान निगाह से देखा, और फिर आगे चलकर जब उनकी मृत्यु नज़दीक है तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ आपस में लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिनमें उनकी इज्जत हो, मतलब जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उस समाज से दूर रहे। तो उन्होंने इस बात को लगातार जोर दिया, इस बात को लगातार प्रेषित किया और अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या आपने कभी अपने ऊपर कोई किसी पूर्वाग्रह का अनुभव किया है, क्या आपने भी कभी किसी से भेदभाव किया है? तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है निकल, फिर आगे देखते हैं। अम्बेडकर जी ने समानता के लिए काफ़ी संघर्ष किया। समानता के लिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। समानता के लिए संघर्ष, अगर समानता के संघर्ष की बात करें तो ब्रिटिश भारत, जो इंग्लैंड ब्रिटिश शासन आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समानता के व्यवहार के लिए किया कि दलित, औरत, जनजाति लोगों को, किसानों को, उनके जीवन में जो गैर बराबरी का अनुभव है उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और बाद में आगे चलकर उन्होंने इस असमानता को ख़त्म भी कर दिया। और पहले की बहुत दलितों को संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं की मांग, पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी अधिकार मिले। तो आपने देखा है कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार हो चुका है, नौकरी में भी उनका अधिकार है, और साथ ही साथ
उन्हें शिक्षा का भी अधिकार, अभी तो आपने आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21A, जहाँ पे इन सबको पूरी तरह से लगभग लगभग ख़त्म कर दिया गया। किसानों और दलितों को अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने का भी संघर्ष किया गया। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उनके जो हमारे जो नेता थे, समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने वाले लोग भी इस बात को समझे और समाज में इस भेदभाव को, लोगों को खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है, इन नेता ने लड़ाइयों में कैसे हिस्सा लिया है, उसमें से अम्बेडकर जी भी एक थे। इसलिए नेताओं ने संविधान के ऐसे दृष्टि लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोग बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य के रूप में दिया गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और समान अवसर की प्राप्त है, जिसमें एक अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध की तरह देखा जाता है, जो संविधान के आर्टिकल 17 में है। जो किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 17 में है, जिसे एक अपराध देखा जाता है। छुआछूत जो है, अस्पृश्यता का उन्होंने अंत किया अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के माध्यम से, और ये कानूनी रूप से भी खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं, वो बिल्कुल आज़ाद हैं, मतलब अब उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। दलित के अलावा कई भी बहुत सारे समुदाय हैं जो भेदभाव के उदाहरण मिलते थे, लेकिन अब वो सब खत्म कर दिए गए, और जिसके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता था, उनको भी अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? आर्टिकल 17 के द्वारा। ठीक है, ये भारतीय संविधान में से जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कि नौकरी में सभी लोगों के लिए खुली हो गई। इसके अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली कि गरीबों और को मुख्य धारा में अलग अलग पड़े समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए एक विशेष कदम उठाए। मतलब वो सरकार भी इस पर साथ दे, लोगों को एक साथ लाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं उनमें सरकार की भूमिका अहम होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान पर इन विचारों पर जोर दिया गया, और इस पाठ में असमानता आज भी मौजूद है, इसका मूल्य हमें समझाने के लिए पाठ में पढ़ाया गया है और ये बताया गया, और हमें बच्चों के बीच भी इस समानता की जो अवधारणा है उसे हमें बनाए रखना है। और संघर्ष के आंदोलन द्वारा बहुत सारे संघर्ष किए गए, उन आंदोलनकारियों के द्वारा फिर भारतीय संविधान में लेखकों ने एकमत हुए। फिर विविधता की इज्जत करना, उन्हें मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत से महत्वपूर्ण कारक हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि लोग अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले में रहने की अभिव्यक्ति करने को आज़ादी होनी चाहिए। आपने उद्देशिका पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया था उद्देशिका, ताकि आप लोग को यह दिक्कत ना हो कि सर इसमें क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसके पहले लेसन में मैंने इस चीज़ को पढ़ा दिया था, तो इसके कॉन्सेप्ट को मैंने स्पष्ट कर दिया था ताकि आप लोग समझ सकें कि हम एक ही देश में रहकर, मतलब कल मैंने बताया था ना कि कल के लेक्चर में कि हम अलग धर्म, अलग जाति, अलग मजहब के होते के साथ साथ हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मायने रखती है हम लोग के लिए और आप लोग के लिए। तो भारतीय संविधान में ये बात को साफ साफ लिखा है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी त्यौहार को मना सकते हैं। भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि ये धर्म सब मानेंगे या त्यौहार सब मनाएंगे। वो सभी लोग अपने अपने लिए स्वतंत्र हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बाद में इसे पंधनिरपेक्ष कहा गया। किस संविधान संशोधन के बाद कहा गया, कौन शब्द जोड़ा गया, यह कल मैंने बताया था, तो कमेंट करके आप इसको बताइएगा। ठीक है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, और हमारी एकता का सबसे बड़ा कारण है इकट्ठे रहना, एक दूसरों की इज्जत करना, दूसरों का सम्मान करना। इस प्रकार जो आज की टॉपिक थी वो हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया, पूरी तरीके से समझ लिया। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रश्न आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक बार पॉइंट को मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, आज लेसन 2 जो हम लोगों ने पढ़ा, पहले पूर्वाग्रह को मैंने समझा दिया। पूर्वाग्रह क्या है, इसको मैंने अच्छी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से आपको मैंने बता दिया। फिर रूढ़िवाद धारणा क्या है, असमानता क्या है, दलित क्या है, दलित शब्द क्या है, कहाँ से आया, इन सभी को आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। पूरी तरह से एनसीईआरटी की एकदम फैक्ट डेटा थी। अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने और समझाने में समस्या रह जाएगी। और हमने ऊपर एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, भारत में क्या है। अगर हम कुछ पूर्वाग्रह की बातें करें कि जैसे आधे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, और जो गांव के लोग हैं वो अपने आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं रहते, वो बड़े अंधविश्वासी होते हैं। गांव के लोग पिछड़े होते हैं, वे किसी के आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। वो फसल बोने और काटने के समय परिवार के लोग खेत में 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, 12-14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग अपने शहर में स्थानांतरण कराने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये सब एक तरह से पूर्वाग्रह है, ऐसा अब नहीं रह गया। शहर के लोग का जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए हैं, आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार सदस्य के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहर के लोग केवल पैसा की चिंता करते हैं। शहर के लोग
एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, चालाक होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, शहर में रहना बहुत महंगा होता है और कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए में आने जाने में खर्च हो जाता है। तो जो ये पूर्वाग्रह है ना, ये अब नहीं रह गया। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ग्रामीण लोग को अज्ञानी बताया जा रहा है, अंधविश्वासी बताया जा रहा है, वहीं शहर के लोग को चालाक बताया जा रहा है, उनके लिए पैसा सब कुछ है, हमारे यहाँ काम सब कुछ है। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी ये नकारात्मक कथन है और ये सब लोग बैठा कर इसे पूर्वाग्रह का रूप लेते हैं। ठीक है, तो आज भी ऐसा नहीं है, लोग किसी को कंजूस मानते हैं, किसी को खर्चीले मानते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो पूर्वाग्रही हो सकते हैं, धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग कैसे है, गोरा काला। आज भी देखे होंगे नस्ल भेद को लेकर अभी अफ्रीका के एक राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, उन्होंने बड़ा विरोध किया था और उन्हें नोबेल भी मिला। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो हमें इनसे बाहर लेकर चलना है, बच्चों को भी इनसे में बाहर लेकर आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक मजहब का होकर फिर भी हम एक हैं। क्या है? हम एक भारतीय हैं। संसार में मुख्य रूप से लगभग 8 धर्म हैं, इनके बारे में कल मैंने चर्चा किया था, जो अलग अलग मातृभाषा के हैं। 100 से ज़्यादा लोग नृत्य करते हैं, ठीक है, 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है? हम भारतीय हैं। यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती, हम लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। हमारी तरह दिखते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, उनकी बोली अलग होती है, उनकी व्यवहार अलग होता है, लेकिन फिर भी क्या है? हम कहते हैं हम एक हैं, हम क्या है? भारतीय हैं। तो ये बात बहुत ही बड़ी अपने आप में है जो हमें ये बताती है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रगान बनाया था, आप लोग को पता होगा कि, और उन्होंने हमारे देश के अलावा भी एक देश का राष्ट्रगान लिखा है, शायद आपको पता होगा वो कौन सा है? बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। और जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध कीर्ति थी, किताब थी, शायद आपने सुना होगा, भारत की खोज। उन्होंने भी अनेकता में एकता के विचार को पूरी स्पष्ट रूप से दिया है। तो विविधता में एकता के लिए हमने देखा, भारत में विविधता अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना। जब अंग्रेज भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो सभी एकजुट हो गए, वे सभी भारतीय होकर लड़े और अंग्रेज को उन्होंने आखिरकार भगा दिया और लड़ाई हम जीत गए। तो वही चीज़ आज भी है, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। और केरल में ओणम का त्यौहार होता है, जहाँ विशेष प्रकार का आकर्षक नाव से प्रतियोगिता कराई जाती है। इनके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा कल बता दिया था, पढ़ा दिया था। तो चलिए एक एक करके धीरे धीरे हम लोग और आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और हमारा उद्देश्य केवल सिलेक्शन दिलाना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। विविधता हमारे जीवन में कैसे संबंधित करती है उनके बारे में, ठीक है, और कहानी के माध्यम से बच्चों को बताता, बच्चों को समझाना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। और कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, कहानी की तरह कुछ बोरिंग सी भी लग सकती है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई पूरी बात को गौर से समझना पड़ेगा, पूरी बात को गौर से जानना पड़ेगा। और डेली क्लास की लिंक जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ना है। किस पर? ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ना है। उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6306344367 पर। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी की नोट्स भी हमारे यहाँ पूरा उपलब्ध है, और अन्य भर्ती परीक्षाओं की नोट्स भी हमारे यहाँ अलग है, उपलब्ध है। तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये क्लासेस जौनपुर से संचालित होती हैं, लेकिन घर बैठ के आप कहीं से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले थे, बाद में 6 मिल गए। तो ये विविधता में एकता का एक बड़ा प्रहार है। भारत में विविधता के अनेक समस्याएं हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीय समानता, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अलग करती है, लेकिन फिर भी हमें ये चुनौतियां लाती हैं। हमारी विविधता में, हमारी एकता के समक्ष ये चुनौतियां लाती हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम भारतीय हैं, और हम सभी धर्म, जाति, मजहब के होते हुए भी हम गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया हो, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लेक्चर में पूरा लेसन का निचोड़ जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक
पहुंचाइएगा जरूर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, अगर वीडियो के अंत तक बने हैं। कौन पहले 7 मूलाधिकार थे, अब 6 हैं, तो 7वां मूलाधिकार कौन था जिसे अब मूलाधिकार की सूची से हटा दिया गया? अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको पता है और नहीं पता है तो भी जवाब दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करेगा, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और सरकारी नौकरी करना है तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि इसके बाद का जो लेसन है वो लेसन है आपका सरकार। तो चलिए देखते हैं सरकार किसे कहते हैं, वो कल की अध्याय है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।